आज की चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे सामने ना कुछ नोट्स हैं। शीर्षक है फूल चौकी हिल, वन्यजीव और मनोरम दृश्य। हाँ, फूल चौकी काठमांडू घाटी की सबसे ऊंची पहाड़ी। बिल्कुल। और ये नोट्स खास तौर पे इसके दक्षिणी हिस्से पर फोकस कर रहे हैं। अच्छा, दक्षिणी ऐसा दिलचस्प। हाँ, तो आज हम यही करने वाले हैं। इन नोट्स को जरा खंगालेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इस दक्षिणी ढलान में ऐसा क्या खास है, क्या मिलता है यहाँ, नजारे कैसे हैं, मतलब ये नोट्स हमें क्या तस्वीर दिखाते हैं इस जगह की। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है नोट्स में। चलिए तो शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक फैक्ट से। नोट्स बताते हैं कि फूल चौकी हिल, जैसा आपने कहा, घाटी के पास सबसे ऊंची है, 2791 मीटर। 2791 मीटर, काफी ऊंचाई है। है ना, घाटी के एकदम पास। ये अपने आप में मतलब काफी प्रभावशाली है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा आपने शुरू में कहा, फोकस दक्षिणी हिस्से पर है। और नोट्स में एक बात कही गई है कि ये हिस्सा उत्तरी हिस्से के मुकाबले कम भीड़ वाला होता है। अच्छा, कम भीड़ वाला, ये इंटरेस्टिंग है। क्यों हो सकता है ऐसा? देखिए, कारण कई हो सकते हैं। शायद पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो, या हो सकता है लोग ज्यादातर नॉर्थ साइड ही जाते हो, पारंपरिक रास्ता। लेकिन ये जो कम भीड़ वाली बात है ना, इसका वहाँ के माहौल पर और खासकर वन्य जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। हाँ, ये बात तो है। कम भीड़ मतलब ज्यादा शांति, शायद प्रकृति से ज्यादा जुड़ाव। एग्जैक्टली। उन लोगों के लिए तो ये बहुत अच्छा हो सकता है जो शहर की भागदौड़ से दूर थोड़ा एकांत चाहते हैं। सही बात है। लेकिन इस शांति के अलावा और क्या है वहाँ, जैसे पेड़ पौधे, वनस्पति? नोट्स क्या बताते हैं इस बारे में? नोट्स बताते हैं कि दक्षिणी भाग जो है वो घने जंगलों से ढका हुआ है। घने जंगल? हाँ, और ये कोई ऐसे वैसे जंगल नहीं, ये उपोष्णकटिबंधीय मतलब सब ट्रॉपिकल और समशीतोष्ण यानी टेम्परेट जंगलों का मिक्सचर है। ओ, दो तरह के एक ही ढलान पे। हाँ, सरल शब्दों में समझे तो उपोष्णकटिबंधीय मतलब थोड़े गर्म नमी वाले जंगल, और समशीतोष्ण वो जहाँ तापमान थोड़ा ठंडा रहता है, अक्सर ज्यादा ऊंचाई पर मिलते हैं। अच्छा, तो फूल चौकी की जो ऊंचाई है और उसकी ढलान वो उसे ये दोनों तरह के जंगल देती है। ये तो बड़ी अनोखी बात हुई। एक ही पहाड़ी के एक तरफ दो अलग अलग क्लाइमेट जोन के जंगल। और क्या नोट्स में कुछ खास पेड़ों का भी नाम है? हाँ बिल्कुल, नोट्स में खासतौर पर बलूत यानी ओक, बुरांश, रोडोडेंड्रोन और चीड़ पाइन इनका जिक्र है। बुरांश, वो लाल फूलों वाले? हाँ वही, नेपाल का राष्ट्रीय फूल भी है। ये अक्सर ऊंचाई वाले ठंडे मतलब समशीतोष्ण जंगलों में खूब खिलता है। बलूत के पेड़ भी वैसे ही माहौल में होते हैं, घना जंगल बनाते हैं, और चीड़ शायद थोड़ी निचली तरफ या सूखी जगहों पर मिलता होगा। अच्छा, तो ये जो विविधता है ना, ऊंचाई के साथ बदलती हुई वनस्पति, ये इस जगह के पूरे इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र की क्या कहते हैं बुनियाद है। सही है। और जाहिर है इतना घना और विविध जंगल है तो जानवर भी होंगे। बिल्कुल। सिर्फ पेड़ों से तो बात पूरी नहीं होती। हाँ, नोट्स क्या कहते हैं वन्य जीवों के बारे में? और यहीं पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। नोट साफ साफ कहते हैं कि ये एरिया फूल चौकी वन्यजीव क्षेत्र का हिस्सा है। ओ, वाइल्ड लाइफ जोन बाकायदा? हाँ जी, ये सिर्फ जंगल नहीं है बल्कि कानूनी तौर पर एक प्रोटेक्टेड एरिया है, वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र। ये तो बड़ी बात है। काठमांडू जैसी बड़ी घाटी के इतने करीब एक ऑफिशियल वाइल्ड लाइफ जोन। बिल्कुल, ये दिखाता है कि इस जगह की इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को पहचाना गया है। तो इस वन्यजीव क्षेत्र में कौन कौन से जानवर मिलते हैं, नोट्स कुछ बताते हैं क्या? हाँ, नोट्स कुछ खास जानवरों का जिक्र करते हैं, जैसे तेंदुए, लेपर्ड? हाँ लेपर्ड, हिरन, बंदर और कई तरह के पक्षी प्रजातियां। एक मिनट, तेंदुआ काठमांडू घाटी के इतने नजदीक? हाँ, नोट्स तो यही कहते हैं। सोचिए जरा, एक टॉप प्रेडेटर शीर्ष शिकारी घाटी के इतने पास। ये वाकई चौंकाने वाली और थोड़ी रोमांचक जानकारी भी है। तेंदुआ, क्या ये मतलब आम बात है कि इतने शहरी इलाके के पास तेंदुए आराम से रह रहे हो, या ये कोई पुरानी बात है? थोड़ा यकीन करना मुश्किल हो रहा है। देखिए, ये सवाल बहुत वाजिब है। नोट्स ये तो नहीं बताते कि तेंदुए कितने दिखते हैं या उनकी संख्या आजकल कैसी है, लेकिन तेंदुए की मौजूदगी भले ही कभी कभार ही क्यों ना हो, वो कुछ जरूरी बातें बताती है। तेंदुआ क्या है? एक एपेक्स प्रेडेटर है ना, खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर। सही। तो अगर वो वहाँ है, इसका मतलब है कि उसके शिकार के लिए जानवर होने चाहिए, जैसे हिरन जिनका जिक्र नोट्स में है। हाँ, हिरन का जिक्र है। और उन हिरणों के लिए खाने को पर्याप्त वनस्पति होनी चाहिए। तो एक तरह से तेंदुए का होना ये दिखाता है, या कम से कम संकेत देता है, कि वहाँ का इकोसिस्टम काफी हद तक स्वस्थ और संतुलित है। अच्छा, मतलब तेंदुआ एक इंडिकेटर जैसा हो गया कि जंगल ठीक ठाक है। हाँ, कह सकते हैं। और शायद इसमें वो कम भीड़ वाली बात का भी रोल है। निश्चित रूप से तेंदुए जैसे जानवर आमतौर पर इंसानों से दूरी रहते हैं। हाँ, वो तो है। घना जंगल उन्हें छुपने की जगह देता है, और कम भीड़ का मतलब है कि इंसानों से सामना कम होता होगा। तो ये कॉम्बिनेशन, घना जंगल, वाइल्ड लाइफ जोन का स्टेटस और कम इंसानी दखल, ये सब मिलकर उनके लिए एक जरूरी और शायद घाटी के बाकी हिस्सों से ज्यादा सुरक्षित ठिकाना बनाता है। सही है। और बंदरों और पक्षियों का जिक्र भी है नोट्स में। हाँ, उनकी विविधता भी जंगल के स्वास्थ्य को ही दर्शाती है। हर प्रजाति का अपना रोल होता है ना। बिल्कुल, ये समझना वाकई दिलचस्प है कि कैसी ये सब चीजें जुड़ी हैं, जंगल का टाइप, उसकी डेंसिटी, इंसानी पहुंच और फिर जानवरों की मौजूदगी। लेकिन क्या नोट सिर्फ अंदर की ही बात करते हैं, मतलब जंगल और जानवरों की, या बाहर देखने पर भी कुछ खास है? नहीं, नोट सिर्फ जंगल के अंदर के अनुभव तक ही नहीं रुकते, वो दक्षिणी रिच से दिखने वाले पैनोरामिक व्यूज, मनोरम दृश्यों का भी जिक्र करते हैं। अच्छा, व्यूज भी हैं? हाँ, खासतौर पर कावरे और दक्षिणी ललितपुर की तरफ जो नजारे दिखते हैं उनका मेंशन है। कावरे और दक्षिणी ललितपुर? तो सोचिए, आप वो घने थोड़े रहस्यमयी जंगल से गुजर रहे हैं, अलग अलग पेड़, पक्षियों की आवाजें, शायद कहीं तेंदुआ भी हो, और फिर आप एक खुली जगह पर पहुंचते हैं, रिज पर, और सामने दूर तक फैली घाटी और पहाड़ियों का शानदार नजारा। वाह, ये तो मतलब अनुभव को बिल्कुल अलग लेवल पे ले जाता है। पहले घने जंगल की गहराई और फिर एकदम खुले आसमान के नीचे वो विशाल नजारे। हाँ। शायद यही कॉन्ट्रास्ट इस दक्षिणी ढलान का मेन अट्रैक्शन है, जैसा नोट्स इशारा कर रहे हैं। मुझे लगता है बिल्कुल सही समझ रही हैं। यही कॉम्बिनेशन ही फूल चौकी की दक्षिणी ढलान को इन नोट्स के हिसाब से खास बनाता है। एक तरफ है रिच बायोडाइवर्सिटी, घना जंगल, वाइल्ड लाइफ जोन, तेंदुआ, हिरन, पक्षी। हाँ, और दूसरी तरफ है अद्भुत नजारे, प्राकृतिक सुंदरता, और ये सब जैसा नोट्स बार बार कह रहे हैं, एक शांत माहौल में। सही।